बीएससी पार्ट सेकंड के सभी छात्रों का स्वागत। आज मैं डॉक्टर सीपी महेंद्रा, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा, आपको ट्रांसपिरेशन का अंतिम टॉपिक इस वीडियो में पढ़ाऊँगा। एंटी ट्रांसपायरेंट यानी कि प्रतिवाष्पोत्सर्जक। एंटी ट्रांसपेरेंट होते क्या हैं? ट्रांसपरेशन की जो कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ी, उस कॉन्सेप्ट के अनुसार वाटर का लॉस होता है और विभिन्न मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को प्लांट्स बनाए रखते हैं। इस एंटी ट्रांसपेरेंट में क्या होगा कि बिना किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को या रिएक्शंस को प्रभावित किए कोई ऐसा केमिकल या कोई सब्सटेंस का उपयोग किया जाए जो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर दे, यानी कि उस पौधे या उस प्लांट का जो पानी का नुकसान हो रहा है उसको न्यूनतम कर दे, मिनिमाइज कर दे। तो ऐसे सब्सटेंसेस को एंटी ट्रांसपेरेंट कहते हैं या प्रतिवाष्पोत्सर्जक कहते हैं। प्रतिवाष्पोत्सर्जक को वैसे तो दो ही प्रकार के होते हैं, परंतु उससे पहले अपन उनके लक्षणों की बात करें। ऐसे आदर्श प्रतिवाष्पोत्सर्जक कौन कौन से, उनकी क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, जिसके आधार पर उनका उपयोग सामान्य रूप से किया जा सकता है। पहला उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो नॉन टॉक्सिक होने चाहिए टू ऑल लिविंग्स। पौधे और जीव जंतु जितने भी उस इकोसिस्टम में रह रहे हैं, उन पौधों पर जितना भी एंटी ट्रांसपेरेंट इस्तेमाल किया जाए वो विषैले नहीं होने चाहिए, नॉन टॉक्सिक होने चाहिए। दूसरी उसकी खास बात यह है कि वो उनका अफेक्ट है जो शॉर्ट टर्म होना चाहिए। शॉर्ट टर्म यानी कि अल्पकालिक प्रभाव होना चाहिए एंड रिवर्सिबल। उनका जो प्रभाव है वापस खत्म होने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि परमानेंट ही नुकसान पहुंचा दिया, क्षति पहुंचा दी और वो हमेशा के लिए रंध्रों को नुकसान पहुंचा दे, बंद कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ समय के लिए ही होना चाहिए और रिवर्सिबल होना चाहिए। और थर्ड इसकी खास बात ये होनी चाहिए कि वो ग्रोथ जो है वो लिमिटेड होनी चाहिए, मतलब गार्ड सेल को प्रभावित करने चाहिए। अफेक्ट ओनली गार्ड सेल्स, जिससे पूरे पौधे की लीव्स पर या पूरे पौधे पर प्रभाव नहीं पड़े। और ये दूसरा इसकी खास बातों में ये भी होना चाहिए कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, इनकी परमेबिलिटी होती है लीव्स में, रंध्र के द्वारा बाहर आना निकलना अंदर जाना, इनको परमेबिलिटी मिली हुई है, पारगम्यता होती है रंध्रों के द्वारा आना जाना बाहर। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कम हो गई तो बाहर से और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले ली जाएगी, अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो बाहर भी वायुमंडल छोड़ दी जाएगी। तो ये आदान प्रदान चलता रहता है। तो ये परमेबिलिटी है जो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। परमेबिलिटी ऑफ दीज एलिमेंट्स या दीज कंपाउंड्स शुड नॉट बी अफेक्टेड। तो परमेबिलिटी प्रभावित नहीं होनी चाहिए, ये सही रहनी चाहिए। पांचवा, ये जो सब्सटेंसेस हैं ये इकोनॉमिक होने चाहिए, बहुत महंगे नहीं होने चाहिए, अदरवाइज किसान इसका उपयोग कैसे कर पाएगा। ये तो सामान्य व्यक्ति जो कृषि से जुड़ा हुआ है वो कैसे उसका उपयोग कर पाएगा। तो ये 5 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं। एक आइडियल, एक आदर्श एंटी ट्रांसपेरेंट होता है, उनको उपयोग किया जा सकता है। एंटी ट्रांसपेरेंट अब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो उसमें 2 प्रकार के किस आधार पर कह सकते हैं? एक तो वो जो इंस्ट्रूमेंटल मूवमेंट को ही रोके, खाली इंस्ट्रूमेंटल ग्रोथ को इनहिबिट करे,
दूसरा फिल्म कवरिंग जो होती है कंपाउंड्स की, फिल्म फॉर्मिंग कंपाउंड्स होते हैं। तो एंटी ट्रांसपेरेंट दो तरह के हो गए, तो फिल्म फॉर्मिंग कंपाउंड, दैट मीन्स लीव्स के ऊपर जहाँ पे स्टोमेटा की साइड होती है, यानी कि या तो दोनों साइड या एक साइड, तो जिस तरफ मैक्सिमम स्टोमेटा की साइड है उस स्टोमेटा की साइड को हम यदि किसी पतली लेयर के द्वारा, फिल्म के द्वारा उनका रंध्र का परिचालन बंद कर दें, उनकी पारगम्यता बंद कर दें, तो जिससे कि पानी बाहर नहीं निकले, तो उसके लिए क्या हो सकता है, तो वैक्स होता है, लो डेंसिटी वाला वैक्स, डेंसिटी वैक्स, या फिर पॉलीथीन, कलरलेस पॉलीथीन हो, प्लास्टिक, कलरलेस प्लास्टिक, या फिर सिलिकॉन ऑयल हो, ये लीव्स के ऊपर लगा दिए जाएं तो इनसे ट्रांसपिरेशन की रेट को कम किया जा सकता है। ये एंटी ट्रांसपेरेंट काम करता है, परंतु इनकी प्रॉब्लम क्या है, किसानों के लिए व्यवहारिक नहीं है। वैक्स भी एक ही पत्ती भी कहाँ तक लगाएगा, या स्प्रे करेगा, स्प्रे करना भी पत्ती के लीव्स जिस साइड पे स्टोमेटा है और वो कवर नहीं हो पाते। तो दूसरी बात, ये जब लेयरिंग कर दी जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का भी परमेबिलिटी खत्म हो जाती है और वो बाहर एक्सचेंज नहीं हो पाते। तो उससे ज़्यादा नुकसान ये हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर पत्तियों में नहीं जा रही तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ऑक्सीजन बाहर नहीं आ रही तो सर्वाइवल नहीं हो पा रहा है, तो बहुत सारे नुकसान ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये व्यवहारिक नहीं है जिससे इनको अप्लाई किया जाए। दूसरा है स्टोमेटल इनहिबिटर्स, जो केवल स्टोमेटल ग्रोथ को ही प्रभावित करें, यानी कि गार्ड सेल्स को, स्टोमेटा को ही बंद करें, आंशिक रूप से बंद करें या पूर्ण रूप से बंद करें। आंशिक रूप से बंद करते हैं तो कम दर्द तो कर ही देते हैं, तो ऐसी स्थिति में स्टोमेटल इनहिबिटर्स बहुत अच्छा काम आते हैं। और इनके एग्जांपल्स हैं हर्बिसाइड्स, शाकनाशी हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड्स जो कवकनाशी होते हैं, और इसके अलावा केमिकल्स होते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो इस तरह से बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो इस तरह की ट्रांसमिशन रेट को संबंधक हैं, उनको कम कर देते हैं और वो स्टोमेटा पर ही पार्शियल उनको बंद करते हैं। तो फंजीसाइड में पीए में होता है फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड, इसका 10⁴ कंसंट्रेशन का जो सॉल्यूशन बना करके और पत्तियों में छिड़काव किया जाता है। उससे क्या होता है कि लीव्स में छिड़काव किया जा रहा है, उससे स्टोमेटा आंशिक रूप से 2-3 सप्ताह के लिए बंद हो जाते हैं। तो आपका जो वाटर लॉस है वो उसने मिनिमाइज कर दिया, ट्रांसपिरेशन की रेट कम हो गई। ऐसे ही हर्बिसाइड्स का उपयोग किया जाता है जिसमें 2,4-D है, पर तो वो होता क्या है कि वो हर्बिसाइड्स को ही मारता है मोस्टली, और जितना पानी का नुकसान हर्बिसाइड्स कर रहे थे किसी क्रॉप के अंदर, तो वो हर्बिसाइड का जो पानी का नुकसान है वो मिनिमाइज किया जा सकता है। ग्रोथ रेगुलेटर्स में एब्सिसिक एसिड है, ABA जो इनहिबिटरी ग्रोथ रेगुलेटर है, और ये नेचुरली प्लांट सेल्स के अंदर बनता रहता है, और ये ट्रांसमिशन की रेट कम करने में स्टोमेटा की आंशिक बंद करने की क्षमता ये रखता है, और इसके द्वारा उनको कोशिकाओं को, गार्ड सेल्स को प्रभावित किया जाता है और वो बंद हो जाती हैं और ट्रांसमिशन की रेट कम हो जाती है। परंतु इसके अलावा कुछ कंपाउंड नेचुरली बनते रहते हैं सेल्स के अंदर, जिसमें एस्प्रिन है, एस्प्रिन और कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स, ये सब नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स हैं। तो एस्प्रिन जो है उसको बोलते हैं एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड
ये एसिड जो है एस्पिरिन है, ये भी नेचुरली अकरिंग यानी पत्तियों में, लीफ में, सेल्स में बनता रहता है और फिनोल कंपाउंड भी बनते हैं। ये दोनों ही कंपाउंड्स ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप से रंध्रों को आंशिक रूप से बंद करने की क्षमता रखते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट, एंटी ट्रांसपेरेंट जो प्लांट्स में पाए जाते हैं नेचुरली वो खुद का काम कर ही रहे हैं। इसके अलावा हम बाहर से PMA का उपयोग कर सकते हैं। PMA बहुत इफेक्टिव है, फंजीसाइड के रूप में भी काम करता है और आपके रंध्रों को आंशिक रूप से 2-3 सप्ताह के लिए भी बंद कर देता है और इससे परमेबिलिटी भी फर्क नहीं पड़ता। तो इनका उपयोग करके आप अपने खेत में, अपनी क्रॉप फील्ड में, अपने बागों में प्लांट्स जो ग्रो कर रहे हैं उनका वाष्पोत्सर्जन दर कम कर सकते हो, वाटर का लॉस कम कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, न्यूनता की ओर ले जा सकते हो। बहुत ज़्यादा बिल्कुल तो बंद नहीं कर सकते, परंतु बंद किया जा सकता है। तो आज ट्रांसपिरेशन का जो ये चैप्टर है पूर्ण होता है और इस वीडियो में लास्ट टॉपिक अपन स्टडी कर लिया और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन वीडियो को देख करके ट्रांसपिरेशन का चैप्टर पूरा कर पाएंगे। और मैं अब अगले उसमें आपको असाइनमेंट दूंगा, इसके क्वेश्चन आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप इसमें सोल्व करेंगे। और साथ साथ में अब एक दिन आपको मैं वीडियो डालूंगा, उसमें प्रैक्टिकल असाइनमेंट का वीडियो भी डालूंगा, उससे आप प्रैक्टिकल का काम भी शुरू कर पाएंगे। धन्यवाद।